मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में सबसे पहले पढ़ो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड में जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करता था, एक चार्ज्ड बॉडी है, इसके चारों तरफ का रीजन जहां पर ये चार्ज्ड बॉडी किसी दूसरे चार्ज पे अपना फोर्स लगा दे उसे आप कहते थे इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे यहां पर मैग्नेटिक मटेरियल एक मैग्नेट रख दो, इस मैग्नेट का वो चारों तरफ का रीजन जहां पर ये किसी दूसरे चार्ज बॉडी पे फोर्स लगाए उसे कह दोगे मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हुआ करती थी ना, E फोर्स पर यूनिट चार्ज। देखो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में फर्क होता था। इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन को रिप्रेजेंट करता था और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रिप्रेजेंट करता था फोर्स को, एक कूलाम पे लगने वाले फोर्स को, ठीक है। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को B से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी फोर्स ही है पर यूनिट मैग्नेटिक चार्ज। मैग्नेटिक चार्ज को M से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास डाइपोल है, प्लस क्यू माइनस क्यू डाइपोल है। वैसे ही मैग्नेट है, सपोज करते हैं इनके बीच का सेपरेशन 2 है। मैग्नेट है, इनके दोनों पोल के बीच का भी सेपरेशन 2 ले लो। यहां पे प्लस M और माइनस M दो मैग्नेटिक चार्ज हैं। यहां पर हमेशा कोई भी मैग्नेट को ऐसे ब्रेक कर दो, यहां प्लस M है, माइनस M यहां पर खुद ब खुद अपीयर हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो मैग्नेटिक चार्ज होते हैं हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। मैग्नेटिक चार्ज को हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। SI यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर। मैग्नेटिक चार्ज की SI यूनिट होगी। इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट क्या होगी, कूलम, COULOMB, ठीक है। हालांकि वो बात नहीं करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं। तो फोर्स पर यूनिट मैग्नेटिक चार्ज। SI यूनिट क्या होता है, टेस्ला, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की SI यूनिट हो जाती है टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये भी इसकी SI यूनिट है। समझ में आ रही है बातें। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास ये मैग्नेट है, यहां से फील्ड लाइन निकल रही है, S की ओर एंटर कर रही है, एरो है एक तरीके से। इस एरो का टिप अगर ऊपर की ओर आ रहा हो तो ऐसे रिप्रेजेंट करना, ठीक है। अगर इसी एरो का जो बेस है वो अगर शोन है, दिख रहा है, इसका मतलब एरो नीचे की ओर जा रहा होता है। ये डाउन द प्लेन, ये अप द प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की SI यूनिट क्या हो जाती है, टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। और मैग्नेटिक चार्ज की SI यूनिट एम्पियर मीटर है। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में फर्क है, यह भी क्लियर हुआ। देखो टॉपिक है ये, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज्ड बॉडी इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को B से रिप्रेजेंट किया जाता है। एरो लगा दिया मैंने क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। सपोज करो कि मेरे पास ये है एक इस ओर का रीजन जहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इस लाइन के बाद जो रीजन शुरू होता है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। डाउनवर्ड, डाउन द प्लेन हमने ऐसे क्रॉस करके रखा हुआ है। क्या मतलब है इसका कि इस लाइन के बाद जो फील्ड लाइन है वो नीचे की ओर जा रही है, ठीक है। सपोज करो कि एक चार्ज्ड बॉडी है, Q चार्ज्ड बॉडी है, ये V वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड में ये एंटर करेगा चार्ज्ड बॉडी, इस पर एक फोर्स लगने लगता है। याद रखना, इस फोर्स की जो वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड जो होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के, साथ ही साथ वेलोसिटी के भी, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड के भी
साथ ही साथ साइन थीटा के भी। तो आप लिख सकते हो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और यहां पर कांस्टेंट क्वांटिटी 1 आ जाता है एक प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के बाद, तो क्यू वी बी साइन थीटा, और यहां से लिख सकते हैं क्यू वी क्रॉस बी। ये आपके पास फोर्स का फॉर्मूला आ जाता है। अब समझ लो इस बात को, जैसे A को B के साथ क्रॉस करोगे, A वेक्टर है, B वेक्टर के साथ क्रॉस कर लो, राइट हैंड लो, A पर हाथ रखो, B की ओर टर्न कर दो, उंगलियों को घुमाओ B की ओर, अंगूठे का जो डायरेक्शन मिलता है वो A क्रॉस B का डायरेक्शन मिलता है। सिमिलर आप V पे हाथ रख के B की ओर रोटेट करो उंगलियों को। V किस तरफ है? सपोज करो ये चार्ज बॉडी इस तरीके से एंटर हो रही है, V इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इधर की ओर है। तो देखो V और B को देखना है, V किस तरफ है? इस ओर, ठीक है, इस ओर V है, B डाउनवर्ड है, तो हमने B की ओर उंगलियों को घुमाया, अंगूठे का डायरेक्शन जो मिल रहा है ऊपर की ओर मिल रहा है। अब इसको हम फोर्स का डायरेक्शन कहेंगे, क्योंकि फोर्स वही आ जाता है V क्रॉस B करके। अब ये जो फोर्स है वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर है। और याद करो सेंट्रीपिटल फोर्स की बात, कोई भी चार्ज बॉडी ऐसे घूम रही होती है तो मैग्नेटिक फोर्स हमेशा क्या होता था? परपेंडिकुलर ही लगता था, ठीक है ना। मैग्नेटिक फोर्स कह रहा हूं, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता था हमेशा परपेंडिकुलर ही लगता था। यहां पर जो फोर्स लग रहा है, जो एक मैग्नेटिक फोर्स है, वो भी वेलोसिटी पे क्या है? परपेंडिकुलर ही है। तो इसका मतलब ये एक तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा होगा। अब आपको पता है कि जब भी वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर फोर्स लगे तो इसे सर्कुलर पाथ में घुमाना शुरू कर देता है। यहां पर भी देखो फोर्स क्या है? वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर है, इसे ये क्या करेगा? सर्कुलर पाथ में घुमाना शुरू कर देगा। फोर्स की वैल्यू चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उससे मतलब नहीं है। क्या मतलब है? फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तो उसे क्या करेगा? सर्कुलर पाथ में घुमाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो यहां से एक बात क्लियर हो गई कि ये बॉडी जैसे ही एंटर कर रही है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू कर दे रही है। समझे क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जा रही है? मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल हो जा रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv² अपॉन r, और मैग्नेटिक फोर्स कितना हुआ? qvb साइन थीटा। एक बात यहां से क्लियर हो रही है कि थीटा की वैल्यू 90 है, थीटा इज 90 डिग्री। कैसे पता चला? देखो v इस तरफ है, b डाउनवर्ड है, इस तरफ है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना दिख रहा है? 90 डिग्री। तो ये हम यहां पर लिख सकते हैं साइन 90, क्यू वी बी साइन 90 इज 1 mv² अपॉन r। यहां से v से v को कट कर दो, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? mv अपॉन में qb। कहने का मतलब अगर कोई चार्ज बॉडी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर कर रही होती है तो सर्कुलर पाथ में घूमनी शुरू कर देगी, और जिसका रेडियस इतना होगा, ठीक है। बात कर लेते हैं टाइम पीरियड की भी, कि टाइम पीरियड कितना होगा। टाइम पीरियड का मतलब क्या हुआ? सर्कुलर पाथ में घूमने में उसे कितना टाइम लगेगा, एक बार सर्कुलर पाथ में घूम जाए। टाइम का फॉर्मूला हो जाता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस की बात करें तो पूरा एक सर्कुलर रोटेशन में उसे 2 पाई r का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, और v से डिवाइड कर दो। 2 पाई r की जगह पे क्या लिख सकते हो? mv अपॉन qb, और डिवाइड कर दो v से। यह आपका क्या आ जाता है? 2 पाई m अपॉन में qb। यही आपका टाइम पीरियड कहलाता है उस बॉडी का जो कि उस मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर कर रही है, ठीक है। ये केस आप फर्स्ट लेट कर सकते हो। केस फर्स्ट, जब एंगल कितना है? 90 डिग्री है। किसके किसके बीच का? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का। समझे क्या? केस 2 में आ जाओ। 2 ले लो। थीटा की वैल्यू यहां पर 0 to 90 के बीच में। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सपोज करो कि मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या होता था? ऐसे मैंने क्रॉस करके दिखाया हुआ था मैग्नेटिक फील्ड को, और यहां पर चार्ज बॉडी को एंटर करा रहा था इस तरीके से परपेंडिकुलरली। मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर है और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है।
यहाँ थीटा 90 हुआ करता है, ठीक है। इसको तुम अगर ऐसे दो, देखो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, मैंने क्रॉस को ऐसे दिखा दिया और वेलोसिटी को ऐसे दिखा दिया, इनके बीच कितना है 90 डिग्री है। अब ये वेलोसिटी यहाँ पर 90 डिग्री ना होके कुछ और है, अक्यूट एंगल है, सपोज करते हैं v है ये, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल अक्यूट है। इस केस में वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाते हैं, एक जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा उसको आप कहोगे v cos थीटा, और एक जो होगा परपेंडिकुलर जिसे आप v sin थीटा कहोगे। ऐसा आप जानते हो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में, कोई भी वेक्टर है, मान लो v वेक्टर है विच मेक्स एन एंगल थीटा विद x एक्सिस, इट हैज कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस विच इज v cos थीटा एंड अलोंग y एक्सिस v sin थीटा। तो देखो कंपोनेंट की अगर बात करें तो हमारे पास वेलोसिटी का एक कंपोनेंट v sin थीटा वो मैग्नेटिक फील्ड पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ये सिमिलर केस हो रहा है इसके जैसा। तो v sin थीटा क्या करेगा, उस चार्ज बॉडी को सर्कुलर पाथ में घुमाने की कोशिश करेगा, और एक और कंपोनेंट है v cos थीटा जो उसे नीचे लेता जाएगा। तो इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से पाथ आपको देखने को मिलेगा जिसे आप कहते हो हेलिकल पाथ, ठीक है। बात को समझो, कह देना यहां पर वेलोसिटी हैज टू कंपोनेंट्स, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो कि v sin थीटा है, और ये क्या है, रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फॉर रोटेटरी मोशन, ठीक है, रोटेशन के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। और एक पैरेलल है जो उसे ड्रैग करके नीचे की ओर ले जा रहा है, जो v cos थीटा है, ये इसके किस मोशन के लिए, ट्रांसलेटरी मोशन के लिए। और जो कंबाइंड मोशन हमें मिल रहा है, इन दोनों को कंबाइंड मोशन कंबाइन करके हमें जो मिल रहा है, ये आपका कंबाइंड मोशन क्या कहलाता है, हेलिकल मोशन। क्लियर हो गई बात। बात को और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे समझ लो, 3D में समझ नहीं आएगा, फिर ऐसे समझ लो। मान लो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर है, वेलोसिटी ऐसे थी पहले फर्स्ट केस में, अब क्या हो गई, थीटा एंगल बना रही है, जो हम केस पढ़ रहे हैं। तो इस समय ये जो वेलोसिटी है इसका दो कंपोनेंट है, एक तो v sin थीटा जो मैग्नेटिक फील्ड पे परपेंडिकुलर है, और एक v cos थीटा जो कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। तो v sin थीटा क्या करेगा, उसे सर्कुलर पाथ में ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, और v cos थीटा क्या करेगा, उसे नीचे ले जाएगा। तो ये जो पाथ हुआ, जैसे कि सीढ़ियां बनी होती है ना सर्कुलर, तो उस तरीके से ये पाथ आपको देखने को मिल रहा है। अब सुनो, एक बार रोटेशन में जो वो जितना नीचे जाता है उसको आप पिच कहते हो। पिच इज व्हाट, जो डिस्टेंस नीचे की ओर जा रहा होता है एक बार रोटेशन में, उसे पिच कहते हैं। तो पिच की जो वैल्यू होती है, पिच इज क्या, डिस्टेंस ही तो होता है। ये डिस्टेंस आप जानते हो स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कौन सा लोगे, v cos थीटा वाला ही लोगे, बिकॉज v cos थीटा ही क्या है, उसे ड्रैग करके नीचे की ओर ले जा रहा है। तो मैंने v cos थीटा ले लिया, और टाइम की जगह पे 2 पाई m/qb, जैसा हमने टाइम पीरियड उसमें पढ़ा था फर्स्ट केस में। देखो टाइम पीरियड में थीटा का कोई यहाँ पर वो नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। तो चाहे वो थीटा कोई भी हो, थीटा से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है टाइम पीरियड की, तो 2 पाई m/qb ही रहेगा। तो ये पिच की वैल्यू आ जाती है, और यही पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है इसी से बना हुआ है आपका साइक्लोट्रॉन, ठीक है। साइक्लोट्रॉन हमें पढ़ना नहीं है वैसे, ठीक है, लेकिन पहले पढ़ना था, उसी के बेस पे ही साइक्लोट्रॉन बना हुआ है। चलो आगे देखते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, बियोस एंड सावर्ट्स लॉ। देखो जैसा कि हमने पहले 10th क्लास में पढ़ा हुआ था कि कोई एक वायर है, वायर में करंट फ्लो होता है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करना, वहां पर 10th क्लास में आपने पढ़ा था। सपोज करो कि ये हमारे पास वायर है, वायर ऊपर की ओर इसमें करंट फ्लो हो रही है, अंगूठे का डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में कर दो, और उंगलियों को घुमाने का जो डायरेक्शन है वो क्या कर दो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये ऊपर की ओर करंट है,
तो अगर ऊपर की ओर करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल के इधर की ओर जाएगी, यानी कि यहाँ पर तुम्हें क्या दिखेगा, डॉट, और यहाँ पर दिखेगा क्रॉस। फील्ड लाइन निकल के यहाँ पर जा रही हैं, ऐसे ऊपर की ओर आ रही हैं, इधर की ओर जा रही हैं, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा राइट हैंड थंब रूल है ये मैग्नीट्यूड नहीं बताता, सिर्फ डायरेक्शन बताता है कि ये हमारे पास वायर है, वायर के राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड होगा, लेफ्ट साइड में मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड होगा, क्योंकि वायर के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में मैग्नेटिक फील्ड घूम रही होती है। यहाँ पर देखा जाएगा तो ऊपर की ओर निकल रहा होता है, यहाँ पर देखा जाएगा तो नीचे की ओर जा रहा होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड नहीं बताता, लेकिन बियोस एंड सावर्ट्स लॉ मैग्नीट्यूड भी बताते हैं। देखो यहाँ पर जैसे मान लो ये वायर है, वायर में एक छोटी सी हमने लेंथ ले ली dl, और इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है I, ठीक है। इस वाले छोटे से एलिमेंट से r डिस्टेंस की दूरी पे एक पॉइंट लिया, और इस पॉइंट पे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। सपोज करो कि जो dl है उसका अपना डायरेक्शन होगा, क्योंकि dl क्या है, जिस तरफ करंट है उस तरफ है ना, r इस तरफ है, इनके बीच का एंगल थीटा मान लो, ठीक है। तो बताया गया है बियोस एंड सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। मतलब करंट की वैल्यू इसमें बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बढ़ेगी, लेंथ भी ज्यादा होगा तो करंट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ाओगे, ठीक है, तो भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन ये जो r है dl से p तक की दूरी उसे बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू घटेगी। इन तीनों को कंबाइन करके देखा जाए तो dv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, I dl sin थीटा अपॉन में r स्क्वायर। देयर इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लगाया जाता है यहाँ पर कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए। ये हो जाता I dl sin थीटा अपॉन में r स्क्वायर। ये dv की वैल्यू आ गई, ठीक है। यहां पर आप मैग्नीट्यूड को देख सकते हो, ठीक है। अगर डायरेक्शन चाहिए तो एक फॉर्मूला और याद कर लो, dl क्रॉस r करके डायरेक्शन मेजर कर सकते हो वेक्टर रूल के थ्रू। जैसे मुझे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, मैग्नीट्यूड तो इतना ही होगा टेस्ला में, इसको टेस्ला में मेजर किया जाएगा, कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहां पर डायरेक्शन चाहिए तो dl क्रॉस r से आप डायरेक्शन निकाल सकते हो। dl क्या होता है, राइट हैंड लो, जिस तरफ करंट है उस तरफ dl कर दिया, क्रॉस r इस तरफ तो नहीं जा सकता, ऐसे करना होगा, क्रॉस r किया तो नीचे की ओर जा रहा होता है। समझ में आ गई बात? तो कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये वायर है और मुझे यहाँ पर इसकी लेंथ dl है और मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, राइट हैंड लेंगे, dl पे हाथ रखेंगे और जिस ओर r है उस ओर मुझे उंगलियों को कर्ल कर देना, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर दे देगा, ठीक है। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड यहां दोनों ही मिल जाते हैं। इसके जो एप्लीकेशन है वो देख लेते हैं। में 2-3 एप्लीकेशन है। पहला देखो, B ड्यू टू, यानी B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग। देखिए भाई, यहां पर हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है, ठीक है। इस सर्कुलर रिंग में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रही है। सपोज करो कि ये हमारे पास ऐसे सर्कुलर रिंग है, ठीक है। इसमें करंट फ्लो हो रही है I, इसका रेडियस है R। अगर इसमें करंट I फ्लो हो रही तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी ये हमें पता करनी है। हम क्या करते हैं, छोटा सा एक एलिमेंट ले लेते हैं dl, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I। हमें क्या करना है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, छोटे से एलिमेंट की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, अप्लाई कर दो किसे, बियोस एंड सावर्ट्स लॉ को। dB की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन में r स्क्वायर। जो हमारे पास वायर है वहां से इस सेंटर की दूरी कितनी है, r ही तो है। dl का डायरेक्शन किधर है, इस तरफ, r का डायरेक्शन किधर, इस तरफ, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री यहां लिख दो, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किधर हो गई, और ये राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हो, dl क्रॉस r से भी लगा सकते हो, ऊपर की ओर होगा। कैसे, dl इस तरफ, r नीचे की ओर,
मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर आ जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखो, छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतना हुआ। अब मुझे छोटे 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 कितने एलिमेंट दिख रहे हैं यहाँ पर? बहुत सारे, यानी कि मुझे इंटीग्रेट करना होगा। तो इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स में अगर आप देखो तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू आ जाती है बाहर, आई भी आ जाता है बाहर, आर स्क्वायर भी बाहर। ठीक है, साइन 91 होता है। डीएल को कर दो इंटीग्रेट। यहां पर देखो डीएल का इंटीग्रेशन करोगे तो डीएल 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 मिलकर 2 पाई आर हो जाएगा, पूरा सर्कल का हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आर कर दो। डीएल का इंटीग्रेशन किया पूरे रिंग के लिए, पूरा सर्कमफेरेंस मिल जाता है, तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। ये आपके पास क्या आ जाता है? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है। और अगर टर्न्स बढ़ा दोगे, नंबर ऑफ टर्न्स, अगर इस लूप में n नंबर ऑफ टर्न्स आ गए इस रिंग में, तो आपने क्या कर देना? n से सिंपली मल्टीप्लाई कर देना और कुछ नहीं करना है। ये हमारे पास पहला एप्लीकेशन हुआ। B मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग ऑन इट्स एक्सिस। अब यहां पर एक्सिस पे पता करना। देखो पहले वाले केस में क्या देखा था आपने? सर्कुलर रिंग तो लिया था लेकिन सेंटर पे फील्ड चाहिए था। लेकिन अभी हमारे पास जो सर्कुलर रिंग होगा उसके एक्सिस पे होगा। जैसे देखो ये सर्कुलर रिंग है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, बीचों बीच नहीं चाहिए। मान लो इस सेंटर पे मैंने एक लाइन यहां पर रखा हुआ है, ठीक है, ये पूरा इसका एक्सिस है, तो यहां पे चाहिए इसके टिप पे मैग्नेटिक फील्ड। इस पूरे लूप की वजह से इस पेन के टिप पे चाहिए, ठीक है, बेस में नहीं चाहिए, सेंटर पे नहीं चाहिए, इसके इस लाइन के इस टिप पे चाहिए। तो यानी एक्सिस हो गया ये। इसको मुझे अगर रिप्रेजेंट करना है, 3D तो बना नहीं सकते, तो ये ले लो, ये हमारे पास रिंग हो गया, इसकी रेडियस r हो गई, इससे x डिस्टेंस की दूरी पे ये एक्सिस है, एक पॉइंट P ले लिया और P पॉइंट पे ही हम सब कुछ ऑब्जर्व करेंगे। क्या लिखोगे? कंसीडर अ सर्कुलर रिंग हैविंग रेडियस r कैरीज अ करंट I। सपोज अ पॉइंट P विच इज x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। यहां पे आपने क्या करना है? एक पॉइंट P ले लेना है और P पर सारी ऑब्जर्वेशन करी जाएगी, ठीक है। P पे अगर ऑब्जर्वेशन कर रहा हो तो यहां पर ले लो एक छोटा सा एलिमेंट dl, और यहां से इसकी दूरी कैसे निकलेगी? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करके, पाइथागोरस से, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें तो आपको पता है जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है? dl क्रॉस r से आप डायरेक्शन चाहिए, यानी dl और r दोनों पे ये परपेंडिकुलर होता है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? जो b आया dl और r दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। कहने का मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इस तरफ, जो कि dl पे भी, इस पे भी, और ये r जो हमारा दिख रहा है, जो वायर इस लेंथ से इस पॉइंट की दूरी r, इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगी। बात समझ में आ रही है ना? अब इस dB के दो कंपोनेंट बन जाएंगे। सपोज करो कि ये थीटा है, इन दिस केस इधर क्या आएगा? सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है dB, तो इस तरफ क्या आ जाएगा? dB cos थीटा, और इस ओर आ जाएगा dB sin थीटा। सिमिलरली अगर ऊपर में छोटा एलिमेंट लिया हुआ है तो जस्ट इसके डायमेट्रिकली अपोजिट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे dl ले लो, ठीक है। अब इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, सिमिलरली dB cos थीटा इस तरफ, dB sin थीटा इस तरफ। यहां से एक बात ऑब्जर्व करो कि जो हमारे पास उस रिंग पे डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स हैं, उसके लिए जो dB sin थीटा आ रहा है वो एक दूसरे को कैंसिल करते जा रहा है, लेकिन dB cos थीटा एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? एडअप होते जा रहे हैं। विच मीन्स अगर पूरे रिंग का हमें अगर यहां मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, हमने क्या करना होगा? dB cos थीटा को इंटीग्रेट करना होगा, तभी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी। तो dB को इंटीग्रेट कर दो, dB है कितना? dB cos थीटा का इंटीग्रेशन, ठीक है। बियोस एंड सावर्ट्स लॉ लगा दो। dB की वैल्यू क्या होती है? म्यू नॉट आई 4 पाई आर स्क्वायर, r यहां से यहां तक की दूरी होती है जो कि ये है।
तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट करके स्क्वायर कर दो, रूट हट जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला है ना, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर डी एल साइन थीटा, यही तो है। तो आर का मतलब ये हुआ, रूट के साथ स्क्वायर किया तो रूट हट गया। आई डी एल हमारे पास डी एल है साइन 90 डिग्री, यहां पर भी 90 ही होगा। ठीक है, अब देखो डी एल, अगर आप 3D को देखो, डी एल और इसके बीच की दूरी क्या होगी, 90 डिग्री होगी। दूरी कह रहा हूं, एंगल 90 डिग्री की होगी। ठीक है, इंटीग्रेट कर दो, म्यू नॉट आई अपॉन में 4, और हाँ यहाँ पे कॉस थीटा भी तो है। कॉस थीटा की अगर वैल्यू देखी जाए तो कितनी होगी, अगर ये थीटा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये अगर 90 माइनस थीटा है और ये पूरा 90 है, ये क्या बन जाएगा, थीटा। अगर ये थीटा है तो ये क्या हो गया, ऑल्टरनेट एंगल थीटा। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस ये हो जाता है, हाइपोटेनियस ये हो जाता है, यानी कि आर अपॉन में नॉट 4 पाए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एल आर अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेट करने के बाद सारे के सारे कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, सिर्फ क्या रह जाएगा, डीएल रह जाएगा, क्योंकि x भी यहां पर कांस्टेंट ही है, ऐसा कुछ नहीं x वेरिएबल है, x इज ऑल्सो अ कांस्टेंट क्वांटिटी। जो कुछ भी होगा बाहर आ जाएगा। म्यू नॉट आई आर 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2, और ये आपका 2 पाई आर आ जाता है। कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2 अलोंग द एक्सिस, इस पॉइंट से दूर, अवे फ्रॉम द लूप, इस लूप से दूर और एक्सिस के अलोंग, क्योंकि जो परपेंडिकुलर वाले हैं वो नहीं लिए जाएंगे, वो सारे कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन में ये भी आता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। सपोज करो ये हमारे पास वायर है, ठीक है, वायर में करंट आई फ्लो हो रहा है, ये फाइनाइट लेंथ का है। पहला हम फाइनाइट ही देख लेते हैं। फाइनाइट का मतलब क्या हुआ, इसकी कुछ लेंथ होगी, फिक्स होगी, है ना। इससे r डिस्टेंस की दूरी पे एक पॉइंट P ले लो, और P पे हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। हमने क्या करना होगा, दोनों कोनों को ऐड करना, ज्वाइन करना होगा ऐसे। फिर देखेंगे कि यहां पर एंगल कितना बन रहा है, एक φ1 बन रहा है, एक φ2 बन रहा है। ठीक है, हमने यहां पर मैग्नेटिक अगर फील्ड चाहिए इस पूरे वायर की वजह से, हमें इसका लेंथ भी नहीं पता है, सिर्फ हमें यह पता है कि अगर हम दोनों कोनों को यहां पर ज्वाइन करें तो φ1 और φ2 एंगल बनता है, और यहां से इसकी दूरी पता है आपको बस। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यहां पर आता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन φ1 प्लस साइन φ2, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसको भी डिराइव किया जाता है, लेंदी होता है, लेकिन हम उतना नहीं जाएंगे, हम इस पे ही देखेंगे। ठीक है, अगर ये फाइनाइट ना हो के इनफाइनाइट होता, तो इनफाइनाइट के केस में एक बात बताओ, ये आर तो वही है, ये नीचे की ओर जा रहा होता और ऊपर की ओर जा रहा होता है, ऐसे इनफाइनाइट है ये वायर। अगर मैं इस पॉइंट से इसके दोनों कोनों को ज्वाइन करूं तो आपको अप्रोक्सीमेटली φ1 की वैल्यू भी 90 आएगी, और नीचे भी ज्वाइन करूं तो φ2 की वैल्यू भी आपकी 90 ही आएगी। तो इस केस में अगर ये इनफाइनाइट है, ठीक है, अगर ये इनफाइनाइट है तो उस केस में क्या करेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर साइन 90 प्लस साइन 90, ये 2 बन जाता है। ठीक है, 2 को आपने कट कर देना है यहां पर, तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, सर्कुलर रिंग वाले में कितना होता था, 2r होता था, यहां 2 पाई आर होता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं।
क्वेश्चन है कि मान लो कि मेरे पास एक स्क्वायर शेप का एक वायर है और इसकी लेंथ L है। इसके सेंटर में आपको फील्ड पता करनी है, मैग्नेटिक फील्ड। ये समझ रहे हो बात को? एक वायर है जो कि इस तरीके से स्क्वायर शेप में है, इसकी लेंथ कितनी है स्क्वायर की? साइड लेंथ L है। करंट की वैल्यू इसमें I है। इस पर्टिकुलर O पॉइंट पे आपने क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। क्या करें? चलो देखते हैं। फाइनाइट वाले के लिए क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा हूं? मान लो ये फाइनाइट है, ठीक है। फाइनाइट वायर में r डिस्टेंस की दूरी पे इस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो दोनों कोनों को हमने क्या करना है? ऐड करना है, अजॉइन करना है। एंगल देखा जाता है, ये φ1 है, ये φ2 है। यहां पर भी आपने क्या किया? ये मान लो A और इसे मान लो B। यहां से इसकी दूरी अगर देखी जाए, सेंटर पे ही तो फील्ड चाहिए, यहां से इसकी दूरी देखी जाए तो वो कितनी होगी? L/2 हो जाएगी, ठीक है। और अगर ज्वाइन करते हो यहां पर φ1 और φ2, φ1 और φ2 की वैल्यू कितनी? 45 डिग्री होगी, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर में ये पूरा 90, ये 90, ये 90, तो 45 हो गया। अगर AB की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो वो हो जाएगा कितना? μ0I/4πr। r इज व्हाट? L/2 फॉर्मूला है ना, μ0I/4πr sin φ1 प्लस sin φ2। ये फाइनाइट की वजह से है। अब बताओ sin φ1 φ2 की 45 रख दें। sin 45 प्लस sin 45, sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 प्लस 1/√2, तो ये दोनों मिलके कितना आ गया? √2। तो μ0I/4πL/2, यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये B ड्यू टू AB है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AB, इस वायर की वजह से। और उसका डायरेक्शन किधर होगा? नीचे की ओर होगा, क्योंकि हमें DL क्रॉस R से अगर देखें तो DL का डायरेक्शन किधर है? नीचे है। R इस तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हो ऊपर की ओर होगा। इस वायर की वजह से, BC की वजह से अगर हम देखें, DL इस तरफ, R ऊपर, जिस तरफ फील्ड पता किया जाता है उस तरफ R होता है ना, तो DL इस तरफ, R ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर आ गया। ऐसे DL इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, सबकी वजह से जितने भी हमारे पास साइड लेंथ है सबकी वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर ही आ रहा है। हमने क्या कर देना है यहां पर? बस 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, यही आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। सिमिलर केस करो कि ये ट्रायंगल है, ट्रायंगुलर शेप का है, इसकी साइड लेंथ L है और इसके सेंट्रॉइड इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC। इसके सेंट्रॉइड पे आपने क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो ज्वाइन कर दो, और अगर मान लो BC की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, ये पता है आपको 60-60 होगा, क्योंकि ये 120, 120, 120, फिर उसको 2 भागों में डिवाइड करो, 60-60। अगर ये पूरी लेंथ की बात करें तो √3L/2 हो जाएगी, होगी ना पाइथागोरस से, बिकॉज ये L है और ये L/2 है, तो ये कितना हो जाएगा? √3L/2। मुझे ये वाली लेंथ चाहिए OD। तो OD अगर देखा जाए, ऊपर यहां से यहां तक 2 होता है, यहां से यहां तक 1 होता है। सेंट्रॉइड हमेशा क्या करता है? 2:3 में उसे डिवाइड कर रहा होता है इस मीडियन को, है ना? समझ में आ रही है बातें? चलिए, ये नीचे में 1 हो गया, 1/3 इज इक्वल्स टू, ये पूरा 1 और ये पूरा 3। नहीं समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं? AD इज इक्वल टू 1/3 होगा। OD हमें चाहिए, AD हमें पता है, AD कितना है? AD हमें √3L/2 दिया हुआ है, तो √3L/2 कर दो, तो ये L/2√3 इतना आपका OD आ जाता है। पता चल गया? अब मेरे पास कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ये OD पता है, L/2√3 इतनी लेंथ है इस O से इस D की, और ये जो हमारे पास 60-60 पता है दोनों, तो मैं सिर्फ BC की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूं, B ड्यू टू BC। बताओ μ0I/4πr, R इज व्हाट? OD, L/2√3।
साइन 60 साइन 60 साइन 60 साइन 60 साइन 60 साइन 60 कितना हो जाएगा 2√3/2 √3/2 कितना हो जाएगा 2√3/2 यानी √3 हो जाएगा, है ना। तो 2√3 इंटू √3 μ0 I अपॉन में 4πL, तो ये हो जाएगा 3 2 6 6 μ0 I अपॉन में 4πL। ये सिर्फ एक साइड लेंथ की वजह से है, ऐसे ऐसे कितने हैं 3 है, मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ रही है बातें। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ जाता है। तो बियोस एंड सावर्ट्स लॉ के जो एप्लीकेशन होते हैं इस तरीके से कर सकते हो। एक टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से समझो इस चीज को। यहां पर एक वायर है, वायर कहां पे रखा हुआ है, किस जगह रखा हुआ है, किस पोजीशन में है, वो मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड रखा हुआ है, ठीक है। इसमें करंट कितना I, तो फोर्स इस पे लगना शुरू हो जाता है। फोर्स होता है I dl क्रॉस B करके फोर्स, आपने याद रखना, इसका डेरिवेशन होता है, नॉट इंपॉर्टेंट, सिर्फ dl क्रॉस B याद रख लेना, ठीक है। या फिर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल याद रख लेना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। यहां से फोर्स आप निकाल सकते हो। देखो जैसे मान लो कि हमारे पास dl है, dl क्या होती है, जिस तरफ करंट होता है, dl इज द लेंथ, dl ऊपर की ओर है और b किधर है, नीचे की ओर है। dl ऊपर की ओर, b नीचे की ओर, अंगूठा किधर आ रहा है, इस तरफ। ये फोर्स का डायरेक्शन आपको मिल जाता है इस तरीके से। dl क्रॉस b से फोर्स का डायरेक्शन मिल जाएगा यहां से, और मैग्नीट्यूड तो यहां से निकल ही जाता है, ठीक है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड ये है, ये फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, ये एक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, ये करंट को रिप्रेजेंट करता है। ये लगा दो यहां पर, फील्ड आपका नीचे की ओर है, ठीक है। करंट देख रहे हो इधर की ओर, ऊपर की ओर है, अंगूठा दिख रहा है इधर की ओर है।